बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मुस्लिम लीग नून जो है एक लंदन प्लान के तहत जाहिर है जो इस मुल्क के अंदर ताकतवर हलके हैं उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को गिराने का मंसूबा रखती थी, और ख्याल यह था कि चूंकि हमारी बात हो गई है तो कोई मसला ही नहीं है, हम सीटें जीत जाएंगे और सीटें जीतने के बाद हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान जो है वो बड़े बड़े उनके जो नामवर एंकर्स थे जो टीवी के ऊपर बैठने वाली उनकी आवाजें हैं, वो कहते हैं 10 साल से पहले तो इमरान खान का बाहर आने का आप सोचे भी ना। लेकिन अब मुख्तलिफ लोग जावेद चौधरी जैसे मानना शुरू हो गए हैं, देखे जी इलेक्शंस के बाद अदालतें भी ठंडी पड़ गई हैं, वो फलां जज जो है उसने अदालत में आना छोड़ दिया है, तो केसेस जो है मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहे। फिर वो कहते हैं जनाब देखे आज जावेद चौधरी ने लिखा कि हमें मानना होगा वो स्टेटस को जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं तोड़ सके उसे इमरान खान ने तोड़ दिया है। ये अब एक बड़ी ताकत है और इसके सामने अब कोई ठहर नहीं सकेगा। फिर जावेद चौधरी जो है वो आज मशवरा देते हुए दिखाई दिए कि नवाज शरीफ को अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो फिर उन्हें इमरान खान बनना होगा। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं, और फिर अंसार अब्बासी जैसे लोग भी कह रहे हैं कि मेरी जाती राय में ये नून लीग का बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल इम्तिहान है जिसमें नाकामी की सूरत में वाकई नून लीग का ये आखिरी चांस हो सकता है। यानी 8 फरवरी से पहले बताया यह जा रहा था कि इमरान खान को आप भूल जाएं, ये धड़ाधड़ सजाएं देके अगले 10 साल का प्लान है और ये है। फिर अवाम ने 8 फरवरी को अपनी वोट की पर्ची के जरिए फैसला सुनाया, और उस फैसले के बाद मेरा ख्याल यह है कि बहुत सारे मंसूबों को ब्रेक्स लग चुकी है। बहुत सारे वो जो तकब्बुर भरे लहजे थे उनके अंदर अच्छा खासा ठहराव आया है, खामोशी है, टोन में खासी तब्दीली आई है। यह है पाकिस्तान की आवाम की फतह। टीवी के ऊपर जिनको दिखाए जाने के ऊपर पाबंदी थी वो टीवी के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। अब अगली बात की तरफ आइए। इमरान खान की पार्टी अक्सरियत के अंदर है, और आज ये बात लिखी जावेद चौधरी ने भी कि रियासत के प्रेशर के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 90 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुई, और इसको 90 ना गिना जाए, इसको 190 गिना जाए जिन हालात के अंदर वो जीत के आए हैं। लेकिन अब इसके अंदर मसला क्या है? मसला यह है कि हुकूमत बनाने के मामलात, हुकूमत बनाने को लेके अभी बनी नहीं है, और मुस्लिम लीग नून ने रोना धोना शुरू कर दिया, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी कामयाब गवर्नमेंट है। अगर मुस्लिम लीग नून कहे कि हमारे ऊपर भी गवर्नमेंट मुसल्लत की जा रही है तो फिर मैं मान लीजिए जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को इस मुल्क के ऊपर मैंडेट ना होने के बावजूद मुसल्लत किया जा रहा था, हुआ गया। सबसे पहले जो खबर ब्रेक की वो नुसरत जावेद साहब ने रात को की। आप जानते हैं चंद रोज पहले जो आलमी रेटिंग एजेंसी फिच है उसने एक रिपोर्ट दी थी, और फिच ने बताया था कि आइंदा माली हालात कैसे हो सकते हैं, और बिलखुसूस जो पाकिस्तान का IMF का अगला प्रोग्राम है उसमें क्या कुछ हो सकता है। उस पर रात उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की खबर ने पाकिस्तान के निगहबानों को बहुत परेशान कर दिया था। अब निगहबानों से मुराद आप वही ताकतवर लोग देखेंगे। उनके मुताबिक इस खबर के बाद एक्टिविटी शुरू हुई, आला तरीन निगहबान एबटाबाद गए जहां, और वहां से वो शांगला गली पहुंचे। अब एबटाबाद का क्या खासियत है, वहां कौन सा निगहबान जा सकता है, ये आपको खास पता है कि एबटाबाद की वजह क्या है, क्योंकि एबटाबाद ही असल जहां से आगाज होता है। फिर उन्होंने लिखा कि डार साहब उनके साथ राब्ते में थे, वहां से नवाज शरीफ भी शांगला गली पहुंच चुके थे जहां बातचीत हुई। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि फिच की खबर आई, फिच ने कहा कि चीजें और खराबी की तरफ जा सकती हैं, तो उसके बाद जो ताकतवर तरीन शख्सियत है वो एबटाबाद गई, एबटाबाद से शांगला गली पहुंची। उस शख्सियत के साथ इसहाक डार राब्ते में थे, इसहाक डार ने नवाज शरीफ को लिया, मरी गए, मरी से आगे शांगला गली गए और वहां पर बातचीत हुई। अब उनके मुताबिक इस दौरान जो शहबाज शरीफ है वो लाहौर पहुंच चुके थे, और नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले अफराद भी लाहौर पहुंच गए और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। यानी पहले नवाज शरीफ के साथ वहां पे एबटाबाद शांगला गली में मुलाकात हुई, नवाज शरीफ के साथ हुई, फिर वो अफराद लाहौर आए, शहबाज शरीफ तब तक लाहौर इस्लामाबाद से आ चुके थे, फिर लाहौर में उन ताकतवर लोगों ने इनके साथ मुलाकात की, और उसके बाद वही साहब रात के खाने से पहले या खाने के बाद आसिफ जरदारी से मिले, और फिर आसिफ जरदारी भी भागते हुए वहां पहुंचे जहां से हुकूमत साजी का ऐलान हुआ। यानी उस शख्सियत ने इन तीनों शख्सियात से, नवाज शरीफ से, आसिफ जरदारी से और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। जाहिर है उनको बताया कि आपके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके सामने है कि फिच वाले क्या कह रहे हैं। और उसके फौरन बाद
शहबाज शरीफ उस दिन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो भागम भाग जो है पहुंचे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में फिर उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को जरदारी साहब ने साथ बिठाया और प्रिंस चार्मिंग को लेफ्ट साइड पे बिठाया, और इस तरह से उन्होंने हुकूमत साजी का ऐलान कर दिया। अब इसको ये एक तासुर ये है, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को पता है कि सूरत हाल है क्या। अब इस तरह से अगर लोग ये कहना शुरू कर दें, पहले तो शायद खाकान अब्बासी कह रहे थे, आप कहेंगे शायद खाकान अब्बासी तो अलग हो गए, अब जावेद लतीफ जो है वो माउथ पीस है शरीफ खानदान का, उनको अगर वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाए तो ये गलत बात नहीं है, यानी वो वजारत उनके पास रही, कौन सी वजारत थी किसी को नहीं पता, हाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना करते थे और वही बयानिया जो नवाज शरीफ का होता था उसको टीवी के ऊपर लेके आते थे। वो कहते हैं जी हुकूमत जिस तरह बनवाई जा रही है डिलीवर नहीं कर सकेगी। पहला सवाल यह है कि हुकूमत कौन बनवा रहा है? मुस्लिम लीग नून जो है वो सारे का सारा मलबा ताकत वालों के ऊपर गिरा रही है, और उसके अलावा लगता यह है कि इमरान खान का खौफ इन्हें ले बैठा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो भी इनके पास जाते हैं कि हुकूमत बनाओ, ये भी कहते हैं हुकूमत बनाओ वरना इमरान खान आ जाएगा, और इमरान खान आया तो फिर क्या होगा आप सबको पता है। कहा कि क्या कुर्बानी के लिए मुस्लिम लीग नून ही रह गई है? नवाज शरीफ और पंजाब और विफाक में हुकूमत को देखेंगे, नवाज शरीफ जो डिलीवर कर सकते थे अब वो शायद नहीं हो सकेगा। देखें ये आप ही तो कहते थे कि जनाब हम अपनी मर्जी की आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे, आप मर्जी की आर्मी चीफ की तैनाती करना चाहते थे, आपने कर लिया, और आप कहते थे देखा कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठ के भी आर्मी चीफ का फैसला कर रहा है, और इमरान खान बतौर वजीर आजम आर्मी चीफ मर्जी का नहीं लगा सकता क्योंकि ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो अब आपने वो सब कर लिया ना, फिर आप कहते थे काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा, और फिर वाकईतन काजी फायज ईसा साहब आ गए और आपको इंसाफ मिला, आपकी नाअहली खत्म हो गई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको वो इंसाफ दिया कि अपने फैसले में बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि ये जो हम इंसाफ फराहम कर रहे हैं नवाज शरीफ को, ये आइंदा किसी और को मिसाल के तौर पर नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ शाही खानदान, ये सिर्फ जो शाही शख्सियत है नवाज शरीफ, ये उनके लिए मुख्तस है। और फिर अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है, और फिर वो क्या कहते हैं, जावेद लतीफ कहते हैं नहीं हमारे पास पीपल्स पार्टी से मिलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, हुकूमत बनाना हम पे थोपा गया है, इसमें हमारी खुशी नहीं है। लेकिन इस बार मुस्लिम लीग नून ये पत्ता नहीं खेल सकेगी कि जी हम तो बस हुकूमत रियासत बचाने आए हैं, आपकी अक्सरियत नहीं थी, गो के आपको अक्सरियत दिलवाने की कोशिश की गई, तहरीक इंसाफ की सीटें कम की गई, लाहौर शहर में की गई, कराची में मैंडेट उनका एमक्यूएम के पास गया। अगर अभी भी आप ये कहें कि आप पे थोपा गया, भाई आपको तो सीटें जितवाई गई हैं, आपको तो सीटें दी गई हैं, आपको तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनके ऊपर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी हुकूमत थोपी जा रही है। आप 16 महीने हुकूमत की नारा लगाते रहे हम तो रियासत बचाते रहे, अब आपके पास मैंडेट नहीं था, उसके बावजूद आप हुकूमत बना रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको ये बोझ उठाना पड़ेगा। पहले ही होता था जी नवाज शरीफ जो है वो तो चूंकि लंदन में है वो नहीं चाहते थे कि हम हुकूमत बनाए, अब तो नवाज शरीफ की मर्जी के साथ बन रही है ना, अब तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर है। अब मुस्लिम लीग नून के पास क्या कार्ड है? कोई कार्ड नहीं है, अपने तमाम पत्ते सिर्फ इस डर से कि आपके केसेस और आपके खानदान का ये सिलसिला आगे चले, आपने हर चीज दांव पे लगा दी है, और यही वो वजह है कि पाकिस्तान का नौजवान ये कबूल करने को तैयार नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ के बाद भाई, भाई के बाद भतीजा, भतीजे के बाद बेटी, यानी कोई और मुल्क में लोग बचे ही नहीं है जो पंजाब के सूबे को चला सके, जो पाकिस्तान का वजीर आजम बन सके। शरीफ खानदान कोई शाही खानदान है कि उसमें से हर फर्द आएगा? यही वो वजह है कि पाकिस्तान का नौजवान शरीफ खानदान के खिलाफ वोट कर रहा है, और शरीफ खानदान को समझ नहीं आई इस इलेक्शन में, और उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में इसको समझ आएगी। और यहां तक इलेक्शन की बात है, फैसल बावड़ा इनके तर्जुमान है, और वो टीवी पे वो किसी सियासी जमात में शामिल नहीं है, तहरीक इंसाफ वो छोड़ चुके हैं, नून लीग का वो हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उन्हें हर टीवी टॉक शो में बिठाया जाता है। लगता है कि वो मजबूरी है, या मजबूरी से ज्यादा शायद वो किसी की फरमाइश है, या इससे भी ज्यादा ये कहा जाए कि शायद वो किसी के नुमाइंदे हैं। वो रात को नदीम मलिक साहब के साथ बैठे हुए थे, वो कह रहे थे जी अगले 1.5-2 साल में मुझे इलेक्शन नजर आ रहे हैं। अब फैसल बावड़ा ने पहले जो बातें की हैं आप जानते हैं, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा, बल्ले का निशान नहीं था। उन्होंने बताया था कि चचा और भतीजे की कुंडली मिल रही है, इलेक्शन से पहले बता दिया था, और वाकईतन वही हुआ कि शहबाज शरीफ सेंटर में आ रहे हैं और मरीम नवाज पंजाब में, और नवाज शरीफ नहीं आए। अब वो 1.5 या 2 साल की बात करें तो कोई अच्छी बात नहीं है,
یہ پاکستان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہے کہ ہم مسلسل بحران کے اندر ہیں. اب اس کی بھی ایک وجہ ٹیکنیکل ہے کہ 1.5 سال کے بعد یہ کیوں ڈرایا جا رہا ہے کہ 1.5 سال کے بعد ہم حکومت ختم کر کے الیکشن کی طرف بات جائے گی. وہ بھی سب کو بہت اچھے سے پتا ہے اس کی کیا وجوہات ہے یا اس کے پیچھے کیا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے, یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ بھی تو مثال کے طور کے اوپر وہ جو عمر سیف صاحب ہیں وہ کل فرما رہے تھے کہ جی اپنے ملک کو سرو کرنے کے اوپر آنر فیل کر رہے ہیں, اور جب یہ وہ صاحب فرما رہے تھے پاکستان کے اندر جو ایکس کی سروسز ہیں وہ بند ہیں. اب اطلاعات یہ ہیں سناولا جو سینئر صحافی ڈان کے, ان کے مطابق نگران وزیر جو ہے آئی ٹی کے عمر صاحب وہ اگلی وفاقی کابینہ جو شہباز شریف کی آ رہی ہے اس میں بھی اپنی ذمہ داریاں جاری رکھ سکتے ہیں یا اس کابینہ میں وہ حصہ ہو سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نگران سیٹ اپ کیسا تھا اور نگران سیٹ اپ میں کن کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی نگران سیٹ اپ میں وہی لوگ جو مسلم لیگ نون کی کابینہ میں ہوں, وہی نگران سیٹ اپ کے اندر تو مسلم لیگ نون کی کابینہ تھی. لیکن چلیے وہ اس چیز کو ماننے کو تو تیار ہمیں بالکل بھی دکھائی نہیں دیتے. اب ایک اور جو تماشا لگنا ہے وہ ریزرو سیٹوں کے اوپر ہے. دیکھیں آئین میں ایک فارمولہ طے کیا گیا ہے, آپ اتنی سیٹیں جیتیں گے تو آپ کو اتنی ریزرو سیٹیں ملیں گی, لیکن اتنی سیٹیں جیت کے اگر آپ نے اتنی زیادہ ریزرو سیٹیں لی تو یہ الگ معاملہ ہے, آپ کو کسی اور کے حصے کی ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جنوری کے مہینے میں کہا تھا کہ اگر ریزرو سیٹوں کا معاملہ آیا تو آپ چیلنج کیجئے گا, ہم اس کو دیکھ لیں گے. لیکن اب قاضی صاحب جو ہے وہ شاید اس معاملے کو دیکھ نہیں سکیں گے. اچھا ایک خبر اور ہے, اور وہ خبر ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت ایکس کی سروسز بند ہیں. کل ایک امریکی سینیٹر نے کہا تھا, امریکی محکمہ خارجہ سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور پاکستان کے اندر جو اس وقت انٹرنیٹ کی سروسز متاثر ہوتی ہیں یا ٹویٹر کی سروسز کو بند کیا گیا ہے, 4-5 دن اس بات کو ہو گئے ہیں, اس کو بحال کروانے کے لیے. تو اس کے اوپر باضابطہ امریکہ کے جو محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے رات اپنی پریس بریفنگ کے اوپر کہا ہے کہ پاکستان میں جو آزادی اظہار کی پابندیاں ہیں اس پہ امریکہ کو تشویش ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر پابندی پر تشویش ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے سوشل میڈیا تک رسائی کی بحالی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور پاکستانی حکام سے بنیادی آزادیوں کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ جی وہ فلاں ہمارے مداخلت کر رہا ہے, لیکن آپ دیکھیے اس جدید دور کے اندر آپ اگر انٹرنیٹ کی سروسز کو بند کرنا چاہتے ہیں, ٹویٹر کو بند کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کو کہیں گے؟ اب قاضی صاحب کو باقی سب چیزیں تو نظر آتی ہیں, قاضی صاحب تو کہیں گے میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا, میں ٹویٹر بھی نہیں دیکھتا. ایک خبر اور آپ کو دے دیتے ہیں, اور وہ خبر ہے وہ جو دھاندلی والا معاملہ تھا. قاضی صاحب نے کل 5 لاکھ جرمانہ تو کر دیا, لیکن ایک بار بھی ہمت نہیں کی کہ اس میں کمشنر راولپنڈی کو بلاؤں, اس سے پوچھوں کہ بھائی آپ نے میرے اوپر الزام کیسے لگایا. یوٹیوبرز کو کھڑے ہو کے یا جرنلسٹ کو کھڑے ہو کے آپ نے سپریم کورٹ کے ہاتھے میں انٹرویو دے دیا تھا, باقی کنڈکٹ کے اوپر آپ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں. کیا چیف جسٹس کو یہ زیب دیتا ہے کسی کو انٹرویو دیتا پھرے؟ لیکن قاضی فائز عیسیٰ جو چاہیں وہ کریں. تو اب خبر یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے کمیٹی بنائی تھی, الیکشن کمیشن کے اوپر بھی الزام ہے اور الیکشن کمیشن خود تحقیقات کر رہا ہے. اس سے دلچسپ بات یہ ہے تو جو سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب ہے ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا ہے, اور بیان ریکارڈ ہونے کا بھی کوئی فائدہ کیا ہونا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو آر اوز کے آپ نے بیانات ریکارڈ کیے ہیں ڈی آر اوز کے, وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے نا جناب ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا. اب ڈی سی کیا کہے گا؟ اس نے پروموشن نہیں لینی, اس نے گورنمنٹ میں آگے چلنا نہیں ہے, وہ یہ کہے گا کہ ہم نے دھاندلی کی ہے. آپ کسی آر او سے آف دی ریکارڈ پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کیا کچھ ہوا ہے, لیکن آن دی ریکارڈ تو یہ کہیں گے دباؤ نہیں تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.